हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का नागरिक शास्त्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 भारत की न्यायपालिका। इस पूरे चैप्टर का आज हम स्वाध्याय कंप्लीट करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें। तो आज हम इसमें इस चैप्टर में जो है चैप्टर नंबर 4 का पूरा जितना भी स्वाध्याय दिया है, इन स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। एक एक करके प्रश्न को लेते जाएंगे और उसका आंसर आपको बताते जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ज़्यादा प्रश्न नहीं, छोटा ही वीडियो बनेगा। देखिए, दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जैसे कानून की निर्मिति डैश द्वारा की जाती है, तो कानून की निर्मिति किसके द्वारा की जाती है? विधानमंडल। इसमें पहला आंसर सही रहेगा। कानून की निर्मिति किसके द्वारा की जाती है? विधानमंडल द्वारा की जाती है। उसके बाद दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ब वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ये हम इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद दिया है कि निम्न संकल्पनाएं स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न है, इसमें पहला है न्यायालयीय पुनर्विलोचन। न्यायालयीय पुनर्विलोचन, ये संकल्पना स्पष्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर इसका आंसर आपको दिख रहा है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 से 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं एक एक करके। संविधान देश का कानून होता है, इसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार उच्चतम न्यायालय की है। दूसरा है, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे संविधान का उल्लंघन हो। तीसरा पॉइंट है, संविधान विरोधी किसी भी नीति को कार्यकारी मंडल स्वीकार नहीं कर सकता। और चौथा और लास्ट पॉइंट इसका है, यदि विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानून अथवा कार्यकारी मंडल द्वारा अपनाई गई नीति या आदेश से संविधान का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय को ऐसे कानून, नीति अथवा कृति को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के इस अधिकार को न्यायालयीय पुनर्विलोकन कहते हैं। तो इस तरीके से ये आप जो है आंसर अपने नोटबुक पर राइट करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ तो स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा है, दूसरा जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या होती है, इसका आंसर भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये भी छोटा सा आंसर है। जनहित याचिका, इसमें भी 4 पॉइंट दिए हैं। चारों पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देख सकते हैं आप। जनहित याचिका में है जिनमें संपूर्ण जनता का हित निहित होता है। ऐसे सार्वजनिक प्रश्न को हल करने के लिए जनता की ओर से न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिका को जनहित याचिका कहते हैं। ऐसी याचिका कोई भी नागरिक, सामाजिक अथवा गैर सरकारी संगठन न्यायालय में दायर कर सकता है। विस्थापितों का पुनर्वसन, पर्यावरण संरक्षण, दुर्बल वर्ग का संरक्षण आदि प्रश्नों के संदर्भ में न्यायालय में जनहित याचिका दायर हुई है और संबंधित व्यक्तियों अथवा संगठन को न्याय मिला है। और लास्ट पॉइंट है, ऐसी याचिका को दायर करने में खर्च नहीं लगता और न्याय भी तुरंत मिलता है। तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, टिप्पणी लिखो। दीवानी और फौजदारी कानून, इस तीसरे प्रश्न का पहला है। तो इसमें देखिए, दीवानी और फौजदारी कानून है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले आप दीवानी कानून के बारे में लिख लेंगे। पहला है, दीवानी कानून और फौजदारी कानून में ये कानून पद्धति की 2 शाखाएं हैं। मुख्य रूप से संपत्ति संबंधी कानूनों का समावेश दीवानी कानून में होता है। लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले विवाद दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं, जैसे जमीन, भाड़ा पट्टा, विवाह विच्छेदन आदि से संबंधित विवादों को याचिका दीवानी न्यायालय में दायर की जाती है। दूसरा क्या है, फौजदारी कानून। तो फौजदारी कानून क्या होता है, इसमें भी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं फौजदारी कानून में। इसमें देखिए, फौजदारी कानून में अपराध संबंधी कानूनों का समावेश फौजदारी कानून में होता है। चोरी, डकैती, दहेज के लिए शारीरिक यातनाएं, हत्या आदि गंभीर स्वरूप के अपराधों को फौजदारी कानून के सहारे हल किया जाता है। इन अपराधों के लिए सबसे पहले पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे FIR अर्थात FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपराधियों की जांच करती है। और आखिरी पॉइंट है कि जांच करने के बाद पुलिस फौजदारी अदालत में मुकदमा दायर करती है। अपराध सिद्ध हो जाने पर अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इसी में दिया है कि न्यायालयीय संक्रिया, ये जो है तीसरे में दूसरा है। तो न्यायालयीय संक्रिया में 4-5 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखिए, न्यायालयीय संक्रिया को आपका स्क्रीन पर दिख रहा है।
पहला पॉइंट है कि कानून के आधार पर न्याय प्रदान करना न्यायालय का काम होता है, परंतु न्यायालय की इस पारंपरिक छवि में अब परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है? जैसे आधुनिक सामाजिक न्याय और समता स्थापित करने के लिए न्यायालय भी अपने निर्णयों के माध्यम से सक्रिय दिखाई देते हैं। समाज के दुर्बल वर्गों, महिलाओं, आदिवासी मजदूर, किसान और बच्चों को समय समय पर कानून का संरक्षण देने का प्रयास न्यायालय ने किया है। बलात्कार पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की उपेक्षा के विषय में न्यायालय ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जनहित याचिकाओं पर निर्णय देते समय भी न्यायालय की सक्रियता दिखाई देती है। कानून का अर्थ लगाते समय और संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए न्यायालय अग्रसर दिखाई देते हैं। तो ये जो है आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे दीजिए। जैसे समाज में कानून की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर क्या है? समाज में क्यों हमें कानून की आवश्यकता होती है? तो देखिए, समाज में कानून की आवश्यकता क्यों होती है, इसके 3-4 पॉइंट्स इसमें भी हैं। समाज में भिन्न भिन्न विचारों, दृष्टिकोणों, विश्वास और संस्कृतियों के जन समूह और व्यक्ति रहते हैं। कानून के आधार पर इनके बीच के संघर्ष और विवाद को शांत किया जाता है। कानून के आधार पर ही सामाजिक न्याय एवं समता की स्थापना की जा सकती है। समाज के दुर्बल वर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों आदि को संरक्षण और न्याय मिल सकता है। स्वतंत्रता, समता, लोकतंत्र जैसे मूल्यों का लाभ कानून के कारण ही लोगों को मिल सकता है। चौथा और लास्ट पॉइंट है, कानून के कारण ही लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। कानून का राज्य स्थापित होने पर किसी की तानाशाही नहीं चलती, इसलिए समाज में कानून की आवश्यकता होती है। अब इसी चौथे प्रश्न में देखिए दूसरा दिया है कि उच्चतम न्यायालय के कार्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय के कुछ कार्य है, इसमें भी 4 पॉइंट्स हैं। ये देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, केंद्र शासन और एक या अधिक घटना राज्यों के बीच के विवादों तथा 2 या 2 से अधिक घटक राज्यों के बीच के विवादों को हल करना। दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा, अपने तथा कनिष्ठ न्यायालयों के निर्णयों पर पुनर्विचार करना। चौथा, सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर उन्हें परामर्श देना। ये हो गया। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका और स्वतंत्र रखने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो ये भी आपको आंसर दिख रहा है स्क्रीन पर। भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला है, उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाने के कारण उनकी नियुक्तियों के विषय में कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है। दूसरा है, न्यायाधीशों को उनकी सेवा की गारंटी दी गई है। सामान्य कारणों अथवा राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। न्यायाधीशों को भारत की अर्जित निधि से वेतन दिया जाता है। इस विषय में चर्चा करने का अधिकार संसद को नहीं है। और चौथा पॉइंट है, न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना करना न्यायालय की अवमानना मानी जाती है और इसके लिए संबंधित व्यक्ति को सजा दी जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हल हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न 5वां और आखिरी दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी को पूर्ण करना है। इसमें न्यायपालिका की संरचना बनाई गई है और इस संरचना में कुछ जो है ऑप्शंस पूरे नहीं दिए गए हैं। जैसे न्यायपालिका की संरचना उच्च न्यायालय, तो यहाँ पे क्या होगा, उच्चतम न्यायालय, और यहाँ पे क्या होगा, जिला न्यायालय। और यहाँ पे उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में होते हैं मुख्य न्यायाधीश, और जिला न्यायालय में होता है जिला न्यायाधीश। तो ये देखिए आपको स्क्रीन पर इसकी संरचना आपको दिख रही है। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे भारत की कानून पद्धति की शाखाएं दीवानी कानून और फौजदारी कानून। भारत की न्याय व्यवस्था की रक्षा की है किसने? व्यक्ति की स्वतंत्रता, संघराज्य की, संविधान की और लोकतंत्र की। इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।